आज की क्लास में मैं आपको फाइलम इकाइनोडर्माटा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इकाइनोडर्म्स को एक्सप्लेन करने के पहले, जो कि हर एक फाइलम को समझाते वक्त मैंने किया है, इस फाइलम के रिगार्डिंग भी मैं वही चीज़ आपसे पूछूंगी कि ये जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से जब छोटे बच्चे होते हैं, उनके राइम्स लग रहा है या फिर कुछ भी चल रहा होता है, तो उसमें एक ना एक बार स्टारफिश का जिक्र होता ही है, ठीक है। और भले ही आपने इसको विजुअली सामने से नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ, टेलीविज़न पे या फिर ऐसे कार्टून्स में, यूट्यूब पे इधर-उधर आपने इसको ज़रूर देखा होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम लोग करें तो ये एडल्ट फॉर्म है। एडल्ट फॉर्म को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें आपको जो सिमेट्री दिखेगी वो रेडियल दिखेगी। लेकिन जब हम इसके लार्वल स्टेजेस के बारे में बात करेंगे तो इसके लार्वल स्टेजेस के पास सिमेट्री जो है रेडियल की बजाय बाइलेटरल हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है। ये स्टारफिश जो आपको दिख रहा है ना, तो इसमें ऐसे उठा हुआ सा यहाँ पे क्या है, इसकी बॉडी में देखिए ढेर सारे ऐसे उठे उठे हुए रिजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया क्या, ये जो गाइनोडर्माटा है जिसकी स्पाइनी बॉडी है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको नजर आ रहा है इस इमेज के अंदर कि बहुत सारे ना स्पाइन्स निकले हुए इसकी बॉडी में। तो इकाइनस का मतलब ही स्पाइन होता है, तो हमने क्या किया, इसका नाम ही रख दिया इकाइनोडर्माटा, क्योंकि स्पाइनी बॉडी है इसकी, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके एंडोस्केलेटन को जब आप ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ऑसिकल्स जो है वो दिखते हैं। तो याद करने वाली बात यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहली चीज, क्योंकि जब आप सिमेट्री के बारे में देखना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो सिमेट्री मोस्टली मेजर ऑफ द फाइलम में आपने क्या पढ़ा है, जो चल रहा था शुरू से अभी तक, एक दो को छोड़ के आपने क्या लिखा, बाइलेटरल 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 बाइलेटरल। तो यहाँ भी बच्चों को वही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि लार्वा जो है वो कैरी करेगा। मैंने आपको चार्ट समझाया था ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, तो चार्ट के नीचे भी उसने मेंशन कर रखा था कि नोट करके, इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स द सिमेट्री इन देयर लार्वा इज बाइलेटरल। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये अपने आप में स्पेशल हो जाता है। तो जब कोई आपसे इकाइनोडर्माटा के बारे में ऐसे सिमेट्री पूछे तो रेडियल बोला जाता है, क्योंकि रीजन क्या है, अगर किसी को लार्वल स्टेज के बारे में पूछना हो तो ऑब्वियसली वो पूछेगा ना लार्वल स्टेज। अगर वो लार्वल स्टेज बोल ही नहीं रहा, बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम अगर हमारे से पूछा जाए कि इसमें सिमेट्री कैसी होती है तो हम क्या लिखेंगे। नॉर्मली अगर पूछा जाए तो ऑब्वियस एक एडल्ट फॉर्म का ही आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा, मेंशन नहीं कर रहा, मैं तब की बात कर रही हूँ। लेकिन अलग से अगर आपसे पूछा जा रहा है इन द लार्वल स्टेजेस, तब आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, बाइलेटरल सिमेट्री। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब इनका ऑब्वियस है कि आपको ये शेप यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो स्टारफिश है, तो इसके एंडोस्केलेटन को जब आप देखेंगे, एंडोस्केलेटन बोलने का क्या मतलब, शेप तो है, भले ही ये स्टार के शेप का आपको दिख रहा है, लेकिन है तो शेप, कुछ ना कुछ तो है ना। इसका मतलब है कि किसी चीज ने इसको क्या किया होगा, सपोर्ट किया होगा कि तुम ऐसा शेप बना के रख सकते हो पूरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे इंटरनली जब देखा जाता है ना, तो 1000 टू मिलियन कंपोनेंट है ना, उसको हम बोलते ऑसिकल्स है। अगला डाउट जो आता है बच्चों का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिकल्स इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स, तो बस एक ऑसिकल्स बताते हुए मैं आपको आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पहला ही जो टर्म आपको सुनने को मिल रहा है अलग से, वो क्या है, आपके पास ऑसिकल्स है। तो जब कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑसिकल्स इन इकाइनोडर्म्स, ऑसिकल्स जो है ये आपके ईयर में भी होता है, तो जब कभी भी पूछा जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो आपको ये बात जरूर मेंशन करेगा कि वो ऑसिकल किसका पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑसिकल्स इन इकाइनोडर्म्स। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मैम होता स्मॉल। ये, हाँ, इकाइनोडर्म्स possess a unique
इंटरनल स्केलेटन अंदर का है, बाहर से आपको नहीं नजर आ रहा। इंटरनल स्केलेटन जिसको आपने क्या सीख रखा है, एंडोस्केलेटन, और एंडोस्केलेटन composed of thousands to millions of calcium carbonate। इसका नेचर याद होना जरूरी है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसका नेचर, मतलब किस चीज का बना हुआ है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, सिलिका का बना हुआ है, फॉस्फेट का बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है कंपोनेंट। अभी तो आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। known as ऑसिकल्स। हो गया बस, अब समझ आ गया ये ऑसिकल्स है, हमने इनको टर्म दे रखा है ऑसिकल्स। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो एपिडर्मिस है उसके अंदर ये न्यूमरस नंबर में देखने को मिलते हैं, जो क्या है आपके पास, ऑसिकल्स। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया आपने। आगे चले हम लोग। तो ये आपने सीखा इसका एक पॉइंट। दूसरी बात ये है कि इस इकाइनोडर्माटा के अंदर, क्योंकि शुरू से अभी तक आप चल क्या रहे हैं, जहां से आपने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस है कि ये भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक पता है इसमें पॉइंट जो कि नोट करने लायक है, वो क्या है, यहाँ पे मोस्टली आर मेरीन नहीं लिखा है, मेनी ऑफ देम आर मेरीन नहीं लिखा है, मतलब दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। आपने कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, हाँ ठीक है मैं नदी के पास गया तो मुझे एक इकाइनोडर्माटा मिल गया, या मुझे स्टारफिश मिला तो मैं पकड़ के लाया, ऐसा तो कभी आपने देखा नहीं होगा। तो इसके जितने फॉर्म्स पाए जाते हैं सबके सब आपको कहाँ मिलेंगे, मेरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका, ऑर्गन सिस्टम ही हो सकता है और कुछ हो भी नहीं सकता है। अब रही बात सिमेट्री की, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। रेडियल सिमेट्री है इसके एडल्ट में, बट लार्वल फॉर्म को जब आप देखेंगे तो इलोंगेटेड होता है, जिसकी वजह से उसमें बायलेटरल सिमेट्री आती है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो सीरीज है वो आपने काफी पहले स्टार्ट कर रखा है, तो डिप्लोब्लास्टिक होने का सवाल ही नहीं उठता। ये भी कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, जब श्यूडोसिलोमेट्स थे एस्केलमिंथस, तो उसके बाद मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि आज के बाद से जितने भी फाइलम की पढ़ाई आप करेंगे सब में आपको क्या लिखना है, ऑल आर सिलोमेट एनिमल्स। आंख बंद करके लिख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इसका, कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, उनको ऐसा लगता है कि माउथ जो है वो अपर साइड में होता होगा और एनस जो है वो लोअर साइड में होता होगा, मतलब जनरली जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे उल्टा है, बिल्कुल जस्ट उसकी ऑपोजिट है। अगर आपको बोल दिया गया कि मेंशन द पोजीशनिंग ऑफ माउथ एंड एनस इन इकाइनोडर्माटा, इवन कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने बायो को थॉरोली ना पढ़ा हो, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो ऑब्वियस कोई भी बच्चा यही जवाब देगा कि माउथ इज प्रेजेंट इन अपर साइड, लेकिन इसमें उल्टा है उसका। इसका जो माउथ है ये लोअर साइड में प्रेजेंट है, और इसका लोअर ही साइड वेंट्रल है। वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। कौन डिसाइड करता है, माउथ का होना। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका वेंट्रल साइड क्या है, तो आप ये नहीं देखते कि वेंट्रल किसको बोलेंगे, आप ये उस टाइम सोचते हैं कि आपका माउथ किस साइड में प्रेजेंट है। तो जिस साइड किसी ऑर्गेनिज्म का माउथ प्रेजेंट होता है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, और इसका जो एनस है वो अपर साइड में है, तो अपर साइड को हम क्या बोलेंगे, डॉर्सल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एनस है ऊपर की साइड में, इसलिए नहीं कि डॉर्सल है तो वहाँ एनस प्रेजेंट है। फर्क समझिए दोनों में। हम यहाँ पे जो वेंट्रल और डॉर्सल हम किसी चीज के ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं, वो इसी बेसिस पे लगा रहे हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के पास माउथ कहाँ प्रेजेंट है। जिस साइड में उसका माउथ प्रेजेंट होगा उसको वेंट्रल साइड बोलेंगे, और जिस साइड में उसका एनस प्रेजेंट होगा हम उसको डॉर्सल साइड बोलेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट इसके पास जो पहचान है वो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। क्या है इसके पास, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है
बहुत सारे काम करते हैं। मतलब वाटर का ऐसा मूवमेंट चैनल वहाँ पे देखने को मिलता है कि इसको लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। और वाटर जो ये इन करा रहा है या आउट करा रहा है, उसके अंदर से ये क्या करेगा, उसमें से न्यूट्रिशन लेने का भी काम करेगा। तो इसके पास एक स्पेशल फीचर क्या हो गया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्या होते हैं, इसके वाटर के चैनल्स होते हैं। मैं शो करती हूँ आपको। अगर हम एक स्टारफिश को देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके पास क्या है, बहुत सारे इसके चैनल्स हैं। और एक आपको और यहाँ पे टर्म सुनने को मिलेगा, ट्यूब फीट या ट्यूब फूट। एक है तो हमने इसको ट्यूब फूट बोल दिया। अगर आपको एक साथ सारे बोलने हैं यहाँ पे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब फीट बोलेंगे। ठीक है। तो ये अपने पास क्या करता है, स्पेशल वाटर चैनल को कैरी करने का काम करता है। अगर यहाँ से इन हुआ तो इन होने के बाद ये क्या करेगा, मतलब एक साइड से अगर इन हो रहा है तो ये सब जगह क्या करेगा, रन करना स्टार्ट करेगा। और जहाँ भी बायो में ऐसे उभरा हुआ सा या सॉलिड स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग उसको एम्फिला कहते हैं। एम्फिला कोई कॉपीराइटेड टर्म नहीं है, काइनोडर्म्स के लिए बायो में 1000 प्लेसेस पे आता है। ठीक है। हाँ, लेकिन ट्यूब फूट या ट्यूब फीट जो है वो आपको सिर्फ इकाइनोडर्म्स में ही देखने को और सुनने को मिलेगा। तो अलग से आपको याद क्या करना है कि इकाइनोडर्म्स कंटेन अ स्पेसिफिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम which is helpful in provide them locomotion, capturing of food, transportation of food and respiration. ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट है इसके पास। अलग से अगर आपको ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कोशिश कीजिएगा कि ढूंढने का तो आपको नहीं मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सेक्सेस ऑफ सेक्रेट। मैम डायोशियस इन नेचर। तो सेपरेट का यहाँ क्या मतलब हो गया, डायोशियस। मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इसके पास कैसा है, जब डायोशियस है ना तो इसने खुद ही हिंट कर दिया कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। ये याद रखने वाली बात है। लार्वा बन तो रहा है लेकिन इसका लार्वा है कैसा, फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग बोलने का मतलब कि अगर लार्वा इसका सेपरेट भी सरवाइव करेगा तो ऐसा नहीं कि इसकी डेथ हो जाएगी या किसी पे उसको डिपेंड होने की जरूरत है, वो इजीली अपने आप को सरवाइव करा सकता है। ठीक है। अभी अभी जो आपने स्टारफिश का एग्जांपल देखा, दैट इज टेरियस, जिसको हम लोग स्टारफिश कहते हैं। इकाइनस है सी अर्चिन। एक इसका जो एग्जांपल है सी अर्चिन, वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। रीजन क्या है सो देखिए, मैं जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको केल्प पढ़ाया था, याद है। यस मैम। केल्प की पढ़ाई जब आप कर रहे थे तो मैम लार्ज एक्वाटिक फ्लोटिंग बॉडीज होता था एल्गी में। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ। तो इसको जब आप देखेंगे ना सी अर्चिन को, पहली बात तो ये है कि अपर साइड से देखने पे आपको ऐसा फील नहीं होगा या फिर ऐसा अपीयरेंस नहीं देगा ये कि हाँ ये काइनोडर्म को ही बिलोंग करता है। ये देखिए ये आपके पास सी अर्चिन है, तो देख के तो कोई भी नहीं बोल सकता कि हाँ कॉपीराइटेड है कि काइनोडर्म को ही बिलोंग करेगा। ये अपने आप में ही यूनिक है। जैसे कैसे कोई मॉडल वॉडल बनाते हैं तो एक बॉल में बहुत सारे पिन चुभो देते हैं ना हम लोग,
वैसा ही अपीयरेंस Yes. मुझे तो इसका देख के लगता है। Yes. ठीक है। ये जो केल्प्स आपने अभी भी बताया, उन केल्प्स के लिए ना ये विलन है। जो आप बार बार बोल रहे हैं ना कि जो एडल्ट फॉर्म है इसका रेडियल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है, तो ये जीता जागता उदाहरण है कि क्यों रेडियल सिमेट्री शो करेगा। दिख रहा है आपको कितना बढ़िया रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है या नहीं? फुटबॉल की तरह दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहा है, रेडियल सिमेट्री जो आपको दिखा भी रहा है, शो खुद ही कर रहा है, टाइम रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सी अर्चिन है। क्या है ये? सी अर्चिन। तो ये सी अर्चिन जो है ना, ये उस वाटर रिजर्वायर में, चाहे वो सी हो चाहे ओशन हो, कहीं भी सर्वाइव करने वाली जो केल्प्स हैं, उनके ऊपर ये फीड करता है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि शौकिया है या मतलब इंटरेस्टिंग है, इसको शौक है उसके ऊपर फीड करने का। एक्चुअली क्या है ये, मतलब जिसको कहते हैं ना बेफिजूल का, बिना किसी पर्पस के किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तो ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, केल्प्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और केल्प की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? केल्प की सबसे बड़ी खासियत ये है कि केल्प जो है पूरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर की तरह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कैसे हमारे अर्थ के ऊपर अगर कोई बोल दे कि हमारे अर्थ पर से अगर हम सारे प्लांट्स को गायब कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा पता ही आपको? वही ठीक तब होगा जब आप क्या करेंगे, देखिए केल्प के ऊपर कितने सारे सी अर्चिन सर्वाइव कर रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको? और ये क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। जहां तहां से ये क्या करेंगे, कट करते चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। अब इसमें आपको ना ये छोटी छोटी फिशेस भी दिख रही हैं, बहुत सारे और भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये जो केल्प बेचारे हैं इसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। और ये सी अर्चिन क्या करता है, इनको डिस्ट्रक्ट करता चला जाता है। जहां मन वहां से काट दिया, छाट दिया, ये देखिए यहाँ कट कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, जहां मन वहां से काट दिया, जिसकी वजह से ये डेंजर या खतरा जो है वो मंडराने कहाँ लगता है, इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। तो इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर जो खतरा मंडराने लगता है, किसकी वजह से? तो ये सारे सी अर्चिन दिख रहा है आपको, इसमें चिपके पड़े हैं। तो फिर ढूंढा जाता है, कहावत कहते हैं ना आप लोग, एक जो दुश्मन का दुश्मन होता है उसको हम दोस्त बना लेते हैं, कहते हैं अच्छा वो भी तुम्हारा भी दुश्मन है, चलो ठीक है फिर आज से तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक उसी तरीके से सी अर्चिन का जो दुश्मन होगा तो ऑब्वियस है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए वो हीरो के रोल में आएगा। तो यहाँ पे इस सी अर्चिन को किल करने वाला जो आता है वो सी ऑटर है। कौन है? सी ऑटर है। ठीक है, मैंने क्या क्या कहानी सुनाई आपको। केल्प को फीड करता है सी अर्चिन, सी अर्चिन को फीड करने वाला हमने ढूंढा सी ऑटर, और सी ऑटर का होना बहुत जरूरी है इस सी अर्चिन के नंबर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जब इसके नंबर को वो कंट्रोल करेगा और इसके नंबर को जब कंट्रोल करने का काम करेगा तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को बेनिफिट होगा। लेकिन सी ऑटर का नंबर ज्यादा नहीं है, सी ऑटर का जो नंबर है वो कम है, लेकिन है बहुत जरूरी। तो इसके ऊपर एक नीट का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पीशीज। अब अगर की स्टोन वर्ड अगर आपको कोई बोले तो की मतलब चाबी होती है, स्टोन मतलब पत्थर होता है, उसको सुन के तो कोई भी बच्चा इसका जो मीनिंग है उसको, ठीक है, और वो बता भी नहीं सकता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की स्टोन स्पीशीज। बहुत उम्दा इमेज है जिसमें जो सी ऑटर है वो सी अर्चिन को ही खा रहा है, उसी के ऊपर फीड करने वाला है। ठीक है, तो ये सी ऑटर है। ठीक है, इसको हम लोग की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? अब नीट के एग्जाम में क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की स्टोन स्पीशीज। ऑप्शन सुनिए क्या क्या है, केल्प, सी अर्चिन, सी ऑटर,
aquatic fishes। अब बच्चे वो स्टोरी समझे तभी तो बात उनको समझ आए कि यहाँ पे की सी स्टोन, वाटर में हाँ की स्टोन स्पीशीज वो है जो कि कम होने के बावजूद भी हीरो का रोल अदा कर जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे की स्टोन स्पीशीज जो है, क्योंकि अभी लगे हाथ आपके पास सी अर्चिन आया तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद पूरे 12th में कहीं इसका जिक्र नहीं आएगा, यहाँ भी कहीं इसका जिक्र नहीं आएगा, तो ये था तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो की स्टोन स्पीशीज क्या है कि द स्पीशीज विच आर लेस इन नंबर बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसको हम लोग की स्टोन स्पीशीज कहते हैं। समझ आया आपको? सी अर्चिन के ऊपर एक स्टोरी थी, मैंने सुना दी आपको, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, यस सर। चलिए हाँ आगे चलते हैं। सारी स्टोरी आपने समझ ली इसके बारे में। तो सी अर्चिन के बारे में मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई है कि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भूलेगा कि सी अर्चिन जो है क्लासिक एग्जाम्पल ही काइनोडर्माटा का बिल्कुल बॉल की तरह दिखता है, तो जिसकी वजह से क्या है ये रेडियल सिमेट्री शो करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, एंटीडोन है। नेक्स्ट हमारे पास मेंबर जो है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, एंटीडोन कहते हैं। और अगर हम कॉमन नेम के बारे में बात करें तो बिल्कुल सही ही बोला गया है इसको, सी लिली बोलना भी चाहिए क्योंकि वैसा ही दिखता भी है, ठीक है। इसका भी अपीयरेंस आप देख लीजिए। सी अर्चिन तो पहचान ही गया स्टारफिश से, तो मैंने समझाना स्टार्ट किया है। एक बच गया आपके पास सी लिली। ये देखिए बोलते क्यों है आपको समझ आ जाएगा इसको देख के। ये आपके पास एंटीडोन है जिसको हम लोग सी लिली बोलते हैं, ठीक है। ऐसा अपीयरेंस देता है इसकी फ्लावर की तरह, बट होता नहीं है कोई फ्लावर। तो हम लोग इसको कॉमन नेम क्या देते हैं, सी लिली बोलते हैं। समझ आया? कौन है ये? एंटीडोन है। कौन है? एंटीडोन। एग्जाम्पल को लिखने का, याद करने का एक ही तरीका है, कई टाइम्स रिपीट करके लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। देन आपके पास क्या है यहाँ पे, क्यूक्यूमेरिया है। ये भी सही में क्यूकम्बर जैसा अपीयरेंस देता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्यूक्यूमेरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, नेक्स्ट जो नंबर है इसका, ये देखिए। ये अपीयरेंस भी देता है क्यूकम्बर की तरह, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, सी क्यूकम्बर कहते हैं, ठीक है। और लास्ट तो आपने देख ही रखा है। मैम ये थोड़ा सा फिश की तरह की देख रहा है। नहीं, इसके बहुत सारे और भी इमेजेस हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा फिश की तरह, ठीक है। आप लोग फिश ज्यादा खाते हैं ना, इसलिए आप लोग को वैसे ही दिख रहा होगा। वैसा नहीं, मैंने एक दूसरा इमेज दिखाती है आपको, फिश जैसा नहीं है ये। ये देखिए ऐसा अपीयरेंस है इसका, ठीक है। यस मैम। लास्ट में एक ब्रिटल स्टार है आपके पास। क्या है? ब्रिटल स्टार। बिल्कुल स्टार जैसा ही वो भी दिखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स थे आपके पास किसके, इकाइनोडर्म्स के। वो फ्यूरा है, और नीट में 1 ईयर पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि which of the following is the brittle star, एंटीडोन, ऑफ्यूरा, एस्टेरियस, इकाइनस। तो ब्रिटल स्टार में बच्चे क्या करते हैं, एस्टेरियस को टिक करके आ जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार कौन है, ऑफ्यूरा है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट फाइनल पे मूव करती हूँ। What is the symmetry? Which kind of symmetry is seen in the larval form of echinoderms?
Radial symmetry. लार्वल स्टेजेस, Bilateral, sorry. ठीक है। इकाइनस इज सी अर्चिन। इकाइनस कौन है? सी अर्चिन है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना आपसे किससे पूछे जाएंगे? एग्जाम्पल से। इस चीज के लिए तैयार रहिए आप, ठीक है। Which phylum is identified by the presence of water vascular system? Echinodermata. Echinodermata. Which type of fertilization is observed in echinoderms, external or internal? External fertilization. External fertilization. And what is the symmetry in adult forms of echinoderms? Radial form. Radial. ठीक है, वेरी गुड। आपको दिखा भी कि हाँ जितने भी इसके एडल्ट फॉर्म है वो कैसी सिमेट्री शो करने का काम कर रहे हैं? रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। एक ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार रह गया था, मैंने बोला वो भी देख ही लीजिए ताकि आपको कम से कम क्लियर हो जाए हमेशा के लिए। ये देखिए सही में वैसा दिख ही रहा है, इसने तो हाथ पे ले रखा। ये आपका ओफ्यूरा है और ये भी रहा, ये रहा ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, जिसको लास्ट में सीखा ना आपने, ये रहा ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कैसी सिमेट्री है इसके अंदर? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। Yes, अच्छा, इकाइनोडर्म्स आपको याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं किसी को इकाइनोडर्म्स में? No, No, ma'am. ma'am. चलिए ठीक है, वेरी गुड। हमारे पास ये फाइलम है हेमिकोडाटा। शुरुआत में ना एक मिस्टेक हुआ था, जितने भी टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने एक मिस्टेक क्या करा, अब इसको उठा के कोडाटा के अंदर प्लेस कर दिया गया। हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोडाटा। तो कोडाटा के अंदर प्लेस तो किया गया, लेकिन ये ट्रू नोटोकॉर्ड था नहीं। तो बोला गया भाई जब ट्रू नोटोकॉर्ड है ही नहीं तो क्यों उसको उठा के डाल रहे हो कोडाटा में, ना बाहर निकालो इससे। तब क्या किया गया, बोला गया अच्छा तो नोटोकॉर्ड की तरह दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली उसको नेम दिया गया स्टोमोकॉर्ड। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। स्टोमोकॉर्ड इज द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसका जो ये कॉलर वाला रीजन है जहाँ पे आपको खुला हुआ ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है कॉलर रीजन में इसके। तो मतलब ये हुआ कि ये इवोल्यूशन में आगे बढ़ने की बेचारा कोशिश कर रहा है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है हम इसको कोडाटा में डाल देते हैं, लेकिन फिर पता चला कि इसके पास ये खुद ही वॉर्म लाइक है, तो हम क्या डालें इसको कोडाटा में, क्या ही बैकबोन होगा इसके पास, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने इसको वापस उठा के जब पीछे भेजने की कोशिश करी तो हमने देखा कि ये पॉरीफेरा से लेके गाइनोडर्माटा के बीच में कहीं भी फिट नहीं होता है। इसको किसी के अंदर एक्सेप्शन के तौर पर भी नहीं डाला जा सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, हमने क्या किया, हेमिकोडाटा के लिए अलग से फाइलम बनाया। अब फाइलम कहाँ प्लेस करें, क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ एक सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या होता है, इसको किसके बाद प्लेस करना और किसके पहले प्लेस करना। तो क्योंकि नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता ये स्ट्रक्चर शो कर रहा था और आगे जाके जो नोटोकॉर्ड कैरी करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनको कॉर्डेट्स बोलेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि क्यों ना इसको कोडाटा के ठीक पहले रखा जाए। हमने एग्जैक्ट वही काम किया, कोडाटा के ठीक पहले हेमिकोडाटा को हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके बुक में यहाँ पे लिखा है, हेमिकोडाटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord, a structure equivalent to notochord, ठीक है। नोटोकॉर्ड ये है नहीं, ट्रू नोटोकॉर्ड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से स्टोमोकॉर्ड के पाए जाने की वजह से सारा फसाद हुआ। हमने बोला नहीं भाई तुम अलग ही फाइलम बना के रहो, ठीक है। तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं वॉर्म लाइक हैं और मेरीन एनिमल्स हैं,
और ऑब्वियस है, ये सब कुछ आप जानते हैं, ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अब आप आंख बंद करके खुद से लिख सकते हैं। मैं हम आपको सभी ऑर्गन सिस्टम में होगा। हाँ, ऑर्गन सिस्टम ही होगा। सिमेट्री कैसी दिख रही है आपको इस ऑर्गेनिज्म में? और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बाइलेटरल। बायोलेटरल। ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होगा। फिलोम तो कब से प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल है। याद करने वाली बात क्या होगी? जैसे आप ऑर्थोपोडा में लिखते थे ना कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, हम हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो यहाँ हम बोल देंगे कि बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। फ्रंट वाला जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज प्रोबोसिस, नेक्स्ट पार्ट इज कॉलर, नेक्स्ट पार्ट इज पीछे वाला जो पूरा दैट इज ट्रंक। और प्रोबोसिस से याद रखेंगे कि इसके पास एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम कौन करता है? प्रोबोसिस ग्लैंड करता है। और रेस्पिरेशन अगर ये चाहता है करना तो इसको गिल्स के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्सेस इसमें सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन अभी भी एक्सटर्नली ही कर रहा है ये, और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट है, ठीक है। इसके दो क्लासिक एग्जांपल हैं, एक है आपके पास बेलेनोग्लोसस और एक आपके पास सेक्टोग्लोसस है। जो बच्चे जूलॉजी ऑनर्स करते हैं ना, उन बच्चों से सिर्फ एक बेलेनोग्लोसस के ऊपर 15 मार्क्स का नोट्स जो है वो पूछा जाता है। साफ साफ बोला जाता है कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बेलेनोग्लोसस, ठीक है। ये बिल्कुल वॉर्म जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, और एग्जैक्ट इसका अपीयरेंस कैसा है तो ये इस पर्सन ने अपने ऐसे हाथ पे ले रखा है, तो इससे एक क्रिस्टल क्लियर आपको होगा कि हाँ ये ऐसा ही वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है यहाँ पे? बेलेनोग्लोसस है। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या ये ऑर्गेनिज्म है ये दिखता कैसा है, होता कैसा है, क्योंकि अपीयरेंस से भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? बेलेनोग्लोसस है। छोटा सॉफ्ट सा बॉडीड स्नेक की तरह ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग वार्म लाइक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं साथ साथ कि हाँ भाई कैसा है ये? वार्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दो आपने इसके एग्जाम्पल देखे, एक आपने बेलेनोग्लोसस देखा और एक आपने सेक्टोग्लोसस देखा। याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच फाइलम पोजेज अ peculiar specific structure that is known as stomachord? आंसर इज हेमिकोडाटा। बेलेनोग्लोसस। हाँ, हेमिकोडाटा, ठीक है, या बेलेनोग्लोसस, सेक्टोग्लोसस एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। फिर आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो आपको इसको क्वेश्चन बना दिया जाएगा। नेम द फाइलम that was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. तो आंसर क्या हेमिकोडाटा। लिखेंगे? हेमिकोडाटा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बेलेनोग्लोसस, बॉडी पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, वेरी गुड। एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज, प्रोबोसिस ग्लैंड। वेरी गुड। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, थ्रू गिल्स। ठीक है। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। fertilization is external or internal, एक्सटर्नल। and examples are बेलेनोग्लोसस एंड बेलेनोग्लोसस सेफालोग्लोसस। एंड सेक्टोग्लोसस। सेक्टोग्लोसस। बस याद हो गया, ठीक है। ये हेमिकोडाटा था आपके पास। इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक्चुअली अभी हम लोगों को करना है फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। तो मैंने सोचा कि कॉर्डेट्स के फीचर के ऊपर नोट लिखवाने से अच्छा क्यों ना मैं आपको ऐसा तैयार कर दूं कि आप खुद ही से नोट लिख सकें। देखिए, जब कभी भी बारी आए ना कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की, सबसे पहले कॉर्डेट्स में ये याद रखना है कि कॉर्डेट्स आप हैं, और नॉन कॉर्डेट का कुछ भी उठा लीजिए, चाहिए तो अर्थवर्म याद कर लीजिए। नॉन कॉर्डेट में कुछ हो ना हो, बच्चे अर्थवर्म जरूर याद रखते हैं। मैंने आज तक जब भी पूछ के देखा है तो बच्चे सबसे पहले, मैं बोलो एक नॉन कॉर्डेट का एग्जाम्पल बताओ, तो बच्चे क्या याद रखते हैं? बोलेंगे अर्थवर्म, सबसे पहला आंसर होता है बच्चों का, क्योंकि उनको ये याद रहता है अर्थवर्म बेचारा तो इतना हिला हुआ है कि इसके पास तो बैक सपोर्ट होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, काफी कमजोर सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
नोटोकॉर्ड जैसी कोई चीज तो उसमें हो ही नहीं सकती। ऑर्गेनिज्म को याद रखने से क्या होता है ना, वो टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में जितने भी कॉर्डेट्स इस पूरे वर्ल्ड में इस अर्थ पे पाए जाते हैं, उनके पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जैसे ही आप कॉर्डेट्स का फीचर लिखेंगे, नॉन कॉर्डेट्स के फीचर में उसका उल्टा कर देना है, मतलब ऑपोजिट कर देना है। जो जो हम इसमें प्रेजेंट करेंगे यहाँ एब्सेंट कर देंगे। तो नोटोकॉर्ड जब कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स में क्या होगा, एब्सेंट। याद हो गया आपको। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं थोड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, आपकी फ्रंट साइड में, माउथ वाली साइड में कि पीठ वाली साइड में, किधर है? डॉर्सल वेंट्रल साइड। बैक साइड में। किसी की अगर वैसी डॉर्सल स्पाइनल सर्जरी वगैरह कुछ हुई हो तो आप देखेंगे बैक में स्टिचेस होते हैं, क्योंकि बैक साइड में ही प्रेजेंट होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, ये कितनी अच्छी बात है कि अगर इसका डॉर्सल है तो हम इसका वेंट्रल कर देंगे। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हॉलो है तो इसका सॉलिड हो जाएगा। आपके पास जो नर्वस सिस्टम है वो सिंगल है तो इसके पास डबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एग्जैक्ट अपोजिट करना। इतना याद होगा तो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो आपका सीएनएस कैसा है, तो आंख बंद करके भी सोचेंगे, आप बोलेंगे हाँ आपके बैक साइड में, तो बोलेंगे डॉर्सल। डबल तो कभी आपने सुना नहीं बचपन से आज तक, तो सिंगल है। कैसा है, हॉलो है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में आपका पूरा जो है नर्वस सिस्टम रन कर रहा होता है। ठीक है, तो हॉलो हो गया। इसका कैसा होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देखते हैं तो इसका जो फेरिंग्स वाला जो पार्ट है ना, अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमारे में कहाँ है गिल स्लिट। आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है, और आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम में अगर इनवर्टिब्रेट्स को उठा के एक स्लाइड पे रख दिया जाए या आपको कोई दिखाए इसको स्टोर करके एज ए स्पेसिमेन, आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फिश का है, कौन सा एम्फीबियन का, कौन सा रेप्टाइल का, बर्ड का, मैमल का। रीजन ये है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में गिल स्लिट जो है वो प्रेजेंट होता है फेरिंग्स वाले रीजन में, लेकिन इसके पास नहीं होगा। नॉन कॉर्डेट्स के पास गिल स्लिट्स का लफड़ा ही खत्म, इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, फिर हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे। आपका हार्ट कहाँ है, वेंट्रल है या डॉर्सल है? आपकी बॉडी में हार्ट कहाँ है, वेंट्रल है या डॉर्सल है? वेंट्रल मतलब इतना सोच क्यों रहे हैं आप लोग? जब मूवीज देखते हैं, बहुत सारी मूवी का सीन आपने देखा होगा, हार्ट फेलियर हो गया, दौड़ के लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। ऐसा कभी देखा पेशेंट को पलट दिया पीठ वाली साइड सर्जरी करते हुए? इतना सोचने की क्या जरूरत है? आपकी बॉडी में हार्ट कहाँ है, फ्रंट साइड में है, वेंट्रल साइड में है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आपकी बॉडी में हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड में है, फ्रंट साइड में है। ठीक है, तो पहली बात तो कि नॉन कॉर्डेट्स में सबके पास हार्ट होगा नहीं। अगर हुआ गलती से हार्ट का रिप्रेजेंटेटिव तो डॉर्सल साइड में होगा, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में एक पोस्ट एनल जो टेल है वो प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में वैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं कॉर्डेट्स के अंदर जो कि टेल का इस्तेमाल आज भी करते हैं, पता ही है आपको, मंकी वगैरह सब करते हैं। तो रिड्यूस होने के बाद वहां पे एक पोस्ट, मतलब बाद का, एनल मतलब एनस के बाद एक पोस्ट एनल टेल जो है वहां पे निकली हुई हड्डी की तरह वो बचा हुआ वहां पे रह जाता है, जिसको हम लोग पोस्ट एनल टेल कहते हैं। ठीक है, तो आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का डिफरेंस याद हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए पहले। याद हो गया? दोनों के बीच का डिफरेंस यस याद मैम। हो गया? तो डिफरेंस याद हुआ तो आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम ये करना है कि यहाँ से, अब अगर मैं इतना कर दूं तो ये नहीं हो गया वर्ड,
जो कोऑर्डिनेट्स है उसका फीचर हुआ या नहीं हुआ? 2 in 1 हो गया। आपने दोनों का डिफरेंस भी याद कर लिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया राइट अ नोट ऑन फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, notochord or rod-like structure, notochord is present. Central nervous system is dorsal, hollow and single. फिर उसके बाद लिखेंगे pharyngeal gill slits या pharynx perforated by gill slits. Heart is present in ventral side. A post-anal tail is present. तो ये इसका फीचर बन गया। तो मुझे फीचर पहले बताना था, फिर डिफरेंस बताना था, लेकिन अब क्या हो गया, आपका 2 in 1 हो गया। आप कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जो हैं, आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाए आप वो भी लिख सकते हैं, आपसे अगर कोऑर्डिनेट्स के फीचर पूछे जाए वो भी लिख सकते हैं। तो ये क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। आगे चले हम लोग। यस मैम। ये जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स की स्टोरी आप ओवर कर चुके हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, इसकी स्टोरी ओवर कर ली आपने। आप कर क्या रहे थे? पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्माटा तक यही तो पढ़ रहे थे आप। तो इसकी स्टोरी हमने ओवर कर ली है, ठीक है। अब जो आप चैप्टर हाफ करके जो डिवाइड करने जा रहे हैं ना, अब जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, कोऑर्डिनेट्स पढ़ने जा रहे हैं आप। तो इस चीज को दिमाग में सबसे पहले पेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट के बारे में ही बात करेंगे। तो फाइलम कोऑर्डाटा जो है उसको हमने 3 सब फाइला में, क्योंकि फाइलम के नीचे की कैटेगरी क्या हो जाएगी? सब फाइला। किसी भी चीज में SUB सब लगा देते हैं तो जस्ट उसके बिलो की कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरीज है आपके पास, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। पहले तो इसको आप अपने ब्रेन में प्रिंट कर लें, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा, क्योंकि आप तो वर्टिब्रेट हैं। तो फिर यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि ये दोनों कहाँ से आ गए बीच में, ठीक है। तो इसको हमने कैसे क्लासिफाई करके रखा हुआ है? अब यहाँ पे भी हमारे पास किसका रोल चलेगा? हमारे पास रोल चलेगा नोटोकॉर्ड का। किसका रोल चलेगा? नोटोकॉर्ड का। कब, कहाँ, किसके पास, कौन से स्टेज में कब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, कब नहीं था, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्डाटा को डिवाइड करने का काम करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। तो कोई आपसे पूछे कि नेम द 3 सब फाइला अंडर फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है, तो आप वहां पे मेंशन करेंगे यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। और कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास, यही 3 है। तो आपको नाम याद होना जरूरी है। रीजन क्या है? वर्टिब्राटा की बात तो काफी आसान है, फिर तो कहना ही क्या, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे? ये यूरोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। आप यहाँ पर अपना गुण नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? क्या है वर्टिब्राटा लिखने में? तो वर्टिब्राटा में बचा क्या? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। चैप्टर बचा कहाँ? बस कि यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सीख लेना है। और एग्जाम में जानबूझकर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूरोकॉर्डाटा एंड सिफेलोकॉर्डाटा। वर्टिब्राटा बीच में लाते नहीं है, या फिर अगर ऐसे मोटे तौर पे देना हो तो बोल दिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल द, दो तब तो डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड करने का काम करते हैं। तो ये जो आपके पास यूरोकॉर्डाटा है, इसकी क्या खासियत है? हाँ, एक चीज और है, ये यूरोकॉर्डाटा प्लस सिफेलोकॉर्डाटा, सिर्फ ये यूरोकॉर्डाटा प्लस सिफेलोकॉर्डाटा, इन दोनों को एक साथ जोड़ के, प्रोटो मतलब पहले होता है, प्रोटो मतलब क्या होता है? पहले। यूरोकॉर्डाटा प्लस सिफेलोकॉर्डाटा को हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। समझ आया? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि प्रोटोकॉर्डेट्स इंक्लूड, और आपको 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा वहां पे, यूरोकॉर्डाटा प्लस
सेफेलोकॉर्डाटा प्लस वर्टिब्राटा, एक में तीनों का नाम लिखा हुआ है, एक में आपको क्या किया हुआ है, 2 का नाम लिखा हुआ है। तो आपको वहां पे चेक करना है कि किसने आपको क्या किया है, सिर्फ 2 का नाम मेंशन करके रखा हुआ है। दैट इज, एक हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूरोकॉर्डाटा और दूसरा हम लोग देखेंगे सेफेलोकॉर्डाटा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब काफी आसान है। आसान ये है कि इसमें से जो यूरोकॉर्डाटा है, इस यूरोकॉर्डाटा के पास सिर्फ इसके टेल वाले रीजन में, टेल भी किसका, तो लार्वा का, तो लार्वा की स्टोरी ओवर तो टेल खत्म। कौन सा, नोटोकॉर्ड वाली स्टोरी ओवर। तो ये फंसा रह गया। ये हमने क्या किया, इसको प्रोटोप बोला, चलो चलो तुम बहुत पुरानी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, पीछे जाते हो, तो हमने इसको यूरोकॉर्डाटा बोल दिया। याद क्या रखना है आपका, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको याद बस ये याद रखना है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल रीजन ऑफ द यूरोकॉर्डेक्स। बस यही याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना। आसान हो गया। सिफेलो टर्म बायो में जहां भी आता है ना, सिफेलो का मतलब ब्रेन होता है। ब्रेन कहाँ होता है, हेड में होता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक के तौर पे हो गया। फिर इसमें क्या होगा कि हेड से लेके टेल तक पूरा जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और उसकी पूरी लाइफ में परसिस्ट करता है आराम से। तो ये क्या हो गया, आपका सिफेलोकॉर्डाटा हो गया। तो सिफेलोकॉर्डाटा में किससे याद रखेंगे, इसके हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल तो 2000% मस्ट है, इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूरोकॉर्डाटा के एग्जाम्पल है आपके पास पिसीडिया, साल्पा, डोलियोला, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट्स के पास एग्जाम्पल है आपके पास ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियक्सियस और लैंसलेट। ब्रैंकियोस्टोमा को ही हम लोग एम्फियक्सियस कहते हैं और एम्फियक्सियस को ही हम लोग लैंसलेट कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके इस चैप्टर का एक ऐसा कोना है, एक ऐसा कॉर्नर है जिसको बच्चे कभी ध्यान नहीं देते। मैंने हमेशा नोटिस करा है, इसको बच्चे पढ़ते ही नहीं, कहते अच्छा छोड़ो, ये क्या जरूरी है पढ़ना। तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है बच्चों का कि इस पार्ट को, इस पोर्शन को कभी देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से जब कभी भी उनसे इस बारे में कोई डिफरेंस या कोई भी चीज पूछ ली जाए तो उनका एक ही जवाब होता है, कहते हैं हमने तो उसको देखा ही नहीं था, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं था, ये तो पढ़ना ही नहीं था, बीच में से जो पूछ लिया हमारे से। ये फिर वहां पे डाउट आना स्टार्ट होता है बच्चों का, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई डाउट किसी को, क्लियर है बिल्कुल। यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए ठीक है। नेम दैट सब फाइला ऑफ chordata which contains notochord only its larval tail. Answer is, यूरोकॉर्डाटा। and in which category of phylum chordata or in which subphylum of phylum chordata notochord persists their throughout their life from head to tail region. सिफेलोकॉर्डाटा। ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो वर्टिब्राटा है इसका क्या करें। तो एक्चुअल में ये जो वर्टिब्राटा, इसका नाम ही वर्टिब्राटा है, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है ना, जो नोटोकॉर्ड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, सो नेम्ड एज वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स हम लोग कहते हैं। आप क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। आपको एग्जाम यस में मैम। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको करना है, बहुत ही आसान है। तीनों के बारे में एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर लिखना है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको, बस और कोई काम नहीं करना, तीसरा कोई काम ही नहीं, दो ही काम करना है। फर्स्ट आपको पॉइंट्स देने हैं। यूरोकॉर्डाटा कंटेन्स notochord only its larval tail region. Cephalochordata contains notochord from head to tail region throughout its whole life. And in case of vertebrates, notochord is replaced by a vertebral column. फिर आपको तीनों के एग्जाम्पल्स दे देने हैं, बस इतना ही काम आपको करना है। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, अब तो कोई डाउट नहीं। यस मैम। नो मैम।
वर्टिब्रेट्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब मैं आपके पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये बात समझ आएगी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द प्रोडक्ट्स आर vertebrates but all the vertebrates are not chordates। दूसरा स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ यहाँ पे, इसका उल्टा मैं करने जा रही हूँ। उल्टा बोलने का मतलब ये जो है एज इट इज, वो दूसरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलने का मतलब मैं करूँगी यहाँ पे ऑल द vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates। और दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट या सेकंड? मैम सेकंड वाली सही। क्योंकि अभी जो वर्टिब्रेट्स आप सीखने जा रहे हैं तो वर्टिब्रेट पहले आपने कॉर्डाटा को यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्राटा में डिवाइड करा, तभी तो आप वर्टिब्रेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो ये 2 स्टेटमेंट है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है कंफ्यूजन उन्हीं को होगी जिन्होंने चैप्टर थोड़ी पढ़ा ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता। ये साफ साफ दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत है। भाई सारे कॉर्डेट्स कैसे वर्टिब्रेट हो जाएंगे? सारे कॉर्डेट अगर वर्टिब्रेट हो जाएंगे, इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? हम यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा सबको वर्टिब्रेट के उपाधि दे रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। तो एजर्शन रीजन क्वेश्चन में ऐसे आपको फंसाया जाएगा। तो आप याद रखिए कि आपने ये सीख रखा है कि वर्टिब्रेट्स को आप कॉर्डेट के अंदर पढ़ रहे हैं, ना कि आप कॉर्डाटा की पढ़ाई वर्टिब्रेट के अंदर कर रहे हैं। अगर आपको इतना याद रहता है तो सारी चीजें आपको वहां पे याद रहेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखिए यही सेम स्टेटमेंट है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। लेकिन इस दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स के अंदर थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं सारे कॉर्डेट्स की। ऑब्वियस कॉमन सेंस। अब जब वर्टिब्रेट्स का फीचर लिखना हो तो आप अपने गुरु लिख दीजिए वहां पे। ठीक है, तो जब वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करी जाती है, वर्टिब्रेट तो क्लासिक 5 ही है, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें नोटोकॉर्ड आपको दिखेगा जरूर, लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में। अगर पूरी लाइफ में परसिस्ट करता तो आप सिफेलोकॉर्डाटा नहीं बन जाते। कॉमन सेंस लगाइए अपना। अगर आप बोल रहे हैं मैडम हमें पूरा लिखने का मन कर रहा है, तो बन जाइए सिफेलोकॉर्डाटा। सिफेलोकॉर्डाटा तो है नहीं, आप पूरी लाइफ में एग्जिस्ट करता नहीं आपके अंदर। होता क्या है, ये नोटोकॉर्ड जो है एक कार्टिलेजिनस प्लस बोनी, कार्टिलेजिनस भी होता है और बोनी पार्ट भी होता है उसमें। वर्टिब्रा अगर कार्टिलेजिनस नहीं होता, पूरा का पूरा बोनी ही होता, तो अगर आप नीचे कोई सामान गिरता तो आप झुक के उठा नहीं सकते थे उसको। आपकी जो पीठ है वो बेंड करती है, आप बेंड कर सकते हैं उसको। इसमें कार्टिलेजिनस भी है और बोनी पार्ट भी है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एडल्ट में जाती हूँ वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपने क्या सीखा कि इस पूरे अर्थ पे पाए जाने वाले ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अब कॉर्डेट्स के जो कैरेक्टर्स आपने देखे थे उसमें से वर्टिब्रेट्स को कैसे अलग कीजिएगा?
तो वर्टिब्रेट्स जो हैं ये जाने जाते हैं बहुत बढ़िया हार्ट को कैरी करने के लिए। हार्ट में आप 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट सब देखेंगे, और एक अच्छा खासा किडनी आएगा, और किडनी और हार्ट का फंक्शन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेटेड है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म इस नेचर में अच्छा हार्ट कैरी करता है उसके पास किडनी भी जरूर प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और इनके पास क्या होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। फिर आप बोलेंगे हमारे पास तो पेयर्ड अपेंडेजेस है, मछलियों में क्या करें हम? तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको ये बात भी समझा दी जा रही है कि मे बी फिन्स और लिम्स, फिन्स भी हो सकता है, लिम्स भी हो सकता है। तो ये एक आसान सा टॉपिक था, वर्टिब्रेट्स था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो कि आप नहीं लिख सकते। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया है, सिर्फ आपको एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे समझ के याद रखना है कि in case of vertebrates, the notochord is replaced by a cartilaginous or bony structure that is known as vertebral column in vertebrates। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? यस मैम। चलिए। इस वर्टिब्रेट के क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ अगर आपको इतना ही दे दिया जाए कि रिप्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट, तो आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज, तो आप 9th क्लास के अकॉर्डिंग इस चीज को सबसे पहले दिमाग में बिठाइए कि मेजर मोटे तौर पे जब वर्टिब्रेट्स की पढ़ाई आपने करी थी तो आपने क्या डिवाइड किया था, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो तो अच्छा खासा सीधा साधा था, ये क्या बना दिया हमारे को? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में एक अकेला इकलौता बिना जॉ, जबड़े जो होते हैं ना आपके दांत जिस जॉ में जबड़े में प्रेजेंट होते हैं, बिना जॉ वाला एक मेंबर बैठा हुआ जिसको हम लोग साइक्लोस्टोमाटा कहते हैं। इस बेचारे के पास सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। इसको देख के तो इस दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता, हालांकि ये फिश है भी नहीं। तो कुछ लोग बोलते नहीं हम बोलेंगे फिशेस को, बोलने का मन बोलते रहे, बट इसको देख के किसी भी कीमत पे कोई भी नहीं बोल सकता कि ये किसकी कैटेगरी में आएगा, फिश की कैटेगरी में आएगा या फिर इसको फिश बोला जा सकता है। नेवर, कभी भी नहीं। आप जब भी किसको देखेंगे, साइक्लोस्टोमाटा को देखेंगे, तो आपको कैसा लगेगा, ये बिल्कुल ईल लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा अनोखा, बिल्कुल ही ऑकवर्ड टाइप का अजूबा सा जो है इसका ना वो माउथ है। ठीक है, तो ये देखिए आप इसको देख लेंगे बस आपको समझ आ जाएगा क्यों नहीं बोल सकते इसको फिश, बोलने में बेवकूफ़ी है। ये देखिए, ये आपके पास, अब ये देख के तो नहीं लग रहा ईल लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये दो क्लासिक एग्जांपल है इसके। ये देखिए साइक्लोस्टोमाटा, माउथ कैसा है इसका, अच्छा इसका माउथ देखिए, सर्कुलर सकिंग माउथ, मतलब जबड़े नहीं होते इसके पास। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको वर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले लिख लेते हैं जो नहीं है। तो जिसके पास जॉ नहीं होगा, जिसके पास जबड़े नहीं होंगे, ये मतलब नॉट होता है, उनको हम अनैथा कहते हैं, जी साइलेंट होता है। और जिसके पास जॉ होता है, जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, उनको हम नेथोस्टोमाटा कहते हैं। दोनों याद हो गया? वर्टिब्रेट्स की टू कैटेगरीज है, फर्स्ट वन इज अनैथा एंड सेकंड वन इज नेथोस्टोमाटा। पहले इतना याद हो गया? वन में आपको लिखना लैक्स यस। जॉ, दूसरे में आपको लिखना बियर्स जॉ, बस।
अब अनाथा में एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा, ये बहुत अच्छी बात है। 2 4 5 होता तो फिर आपका भी दिमाग खराब होता, क्या ये 50 करना पड़ रहा है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात क्या है, अनाथा कंटेन्स ओनली वन क्लास दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, इसकी स्टोरी ओवर। अब आते हैं नैथोस्टोमाटा पे। तो नैथोस्टोमाटा में हमने पहली स्टैंप लगा दिया, हमने बोला अच्छा इसके पास ना जॉ होगा। जॉ होगा तो यहाँ पे एक दिक्कत है, अब मछलियों के पास कौन से हाथ पैर होते हैं, इनके पास तो फिन्स होता है। तो अब हमने क्या किया, इस आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया कि जो फिशेज हैं इनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्रा मतलब होता है 4, पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके हाथ पैर मिला के 4 अपेंडेजेस होते हैं उनको हम टेट्रापोडा बोलेंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ बिहेव लिम्स। तो इसमें पहले आप पढ़ते थे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो फिश को निकाल के डाल दीजिए, जो यहाँ पे पीसेस है पाइसेस उसमें डाल दीजिए बियर फिन्स वाले में। टेट्रापोडा में बच गया उसके बाद का 4, दैट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों का, बर्ड्स के पास कौन से 4 हाथ पैर हैं। बर्ड्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी एप्स में आप लिखेंगे, इन केस ऑफ एप्स और बर्ड्स 4 लिम्स, मतलब आगे वाले जो उसके लिम्स थे ना आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फेदर्स, वो उसमें मॉडिफाई कर चुके हैं। एक्चुअल में वो है टेट्रापोडा को ही बिलोंग करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है जो ये स्पाइसेस हैं या पीसेस भी कई लोग बोलते हैं इसको क्लासिफाई करने की। ये जो कॉन्ड्रेक्टाइज है ना, कॉन्ड्रो मतलब कॉन्ड्रोसाइट मतलब क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट मतलब, अगर मैं आपके सामने एक मैं याद ही करा देती हूँ आपको, अगर आपके सामने मैंने लिख दिया कॉन्ड्रोसाइट, क्या मतलब है इसका, कॉन्ड्रोसाइट का मतलब कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है। तो अगर आपको कोई कॉन्ड्रो बोल रहा है ना तो मतलब आप समझ जाइए कार्टिलेज सेल, कोई दिक्कत है, याद हो गया। तो कार्टिलेजिनस फिश को हम लोग बना देंगे कॉन्ड्रेक्टाइज। और अगर आपके सामने कोई ये तो 9th में भी था ओस्टियोसाइट, तो हम बोन सेल को कहते हैं, किसको कहते हैं, ओस्टियोसाइट हम लोग बोन सेल को कहते हैं। ठीक है, तो ये याद हो गया, तो ये कैसे नहीं याद होगा, ये याद हो गया तो ये भी याद होगा। तो हमने, क्योंकि कार्टिलेजिनस जो एंडोस्केलेटन कैरी करेगा, जिन मछलियों के पास सिर्फ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा उसको हम कॉन्ड्रिक्टाइज बोलेंगे, और जिसके पास बोनी एंडोस्केलेटन होगा उसको हम ऑस्टिकटाइज बोलेंगे। देखिए CHTHYES यहाँ तक तो सेम है ना दोनों में। ठीक है, तो एक में आपको कॉन्ड्रिक याद रखना है, दूसरे में आपको ऑस्टिक याद रखना है, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। अब याद हुआ, हो गया, कॉन्ड्रिक थाइज आर कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ऑस्टिक थाइज आर बोनी फिशेज। याद हो गया, याद हो गया सबको। यस यस मैम। हाँ, तो फटाफट आंसर कीजिए, सिर्फ इतने से इसी चार्ट से आंसर कीजिए। मेंशन 2 डिविजन्स ऑफ वर्टिब्रेटा। एग्नाथा एंड गोरासिस्टोमाटा। ठीक है, एंड विच डिवीजन ऑफ वर्टिब्रेटा लैक्स जॉ। साइक्लोस्टोमाटा। जब डिवीजन पूछ रही हूँ ना तो आंसर क्या हो जाएगा, अनाथा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनाथा हो जाएगा। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, मेंशन वन क्यों लिखूं मैं आपको अगर पूछूं यहाँ पे मेंशन क्लासेस और क्लास ऑफ अनाथा, तो बच्चा कंफ्यूज करेगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, साइक्लोस्टोमाटा। तो क्या बोलिएगा, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा। मेंशन 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ या 2 बेसिक सुपर क्लासेस ऑफ स्पाइसेस। पीसेस एंड कॉन्ड्रोसाइट एंड टेट्रा। कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज। And categories of tetrapoda. एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल। Which category of
In which category of vertebrates four limbs are modified into wings or feathers? एवरेज। ठीक है, जो एप्स है यहाँ पे बर्ड्स जो है उनमें क्या है, जो आगे वाले जो फोर लिम्स थे ना वो विंग्स और फेदर्स में मॉडिफाई हो गया। एंड इन विच कैटेगरी ऑफ वर्टिब्राटा या इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्राटा सर्कुलर सकिंग माउथ आर प्रेजेंट? हाँ, अनाथा और ये साइक्लोस्टोमाटा जी। साइक्लोस्टोमाटा। सिर्फ इसी के पास में सर्कुलर सकिंग माउथ है, क्यों? रीजन क्या है? बाकी सबके पास तो अच्छा खासा जॉ होगा, जबड़े प्रेजेंट होंगे, तो हम इनको क्यों बोले सर्कुलर सकिंग माउथ? तो जानबूझकर क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास पोजेस सर्कुलर सकिंग माउथ। अब आपको साइक्लोस्टोमाटा भी लिखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल्स भी लिखा है, ऑस्टिकाइल्स भी लिखा है, रेप्टाइल्स भी लिखा है, आंसर इज साइक्लोस्टोमाटा। तो आंसर क्या करेंगे वहाँ पे? साइक्लोस्टोमाटा। तो इस वर्टिब्राटा के चार्ट को बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आप आसानी से बना सकते हैं। रीजन क्या है? इतना करने के बाद और ये समझने के बाद अब आपको ये चैप्टर ओवर करने में ना समय नहीं लगेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। अब तो खत्म हो गया, मैं ऐसा बोलूँ अगर कि ओवर हो गया तो सही में ओवर हो गया, अब कोई दम थोड़ी बचा। साइक्लोस्टोमाटा में कुछ बेसिक फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे, सर्कुलर सकिंग माउथ है, ई लाइक ऑर्गेनिजम्स है, कॉन्ड्रिक थाइज में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा, ऑस्टिक थाइज में बोनी जो एंडोस्केलेटन है वो होगा, एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स आप जानते ही हैं। तो काफी ज्यादा इजी हो गया है ना? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल सबको? यस मैम। समझ आया? हाँ मैम।